तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है लास्ट चैप्टर करेंगे, जो है मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है। और इसके बाद कुछ मिसलिनियस टॉपिक, एक दो लेक्चर्स बचते हैं, ज़्यादा नहीं। कुछ जो है एक्ट्स एंड वेरियस पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, तो वो हम लोग जो है आराम आराम से करेंगे। ठीक है। लेकिन जितना भी इंपॉर्टेंट जो भी है वो सारा मैंने यहाँ कंसोलिडेट कर दिया। शॉर्ट श्योर लेक्चर्स में 30 से 40 मिनट का लेक्चर्स हैं अगर देखा जाए, और उसमें मैंने जो है कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ कवर किया है। ठीक है। तो चलो आज जो लास्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष चंद्र बोस। देखो, इंडियन नेशनल आर्मी जो है एक मिलिट्री फोर्स थी जो कब बनी थी, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड बनी थी, जिसका एम था कि हम जो है थ्रू फोर्स जो है इंडिया का इंडिपेंडेंस, सिक्योरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस ब्रिटिश से लेंगे। ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लीड की गई थी। ये वन ऑफ द, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन नहीं जानता, वन ऑफ द मोस्ट क्रिज्मेटिक फ्रीडम फाइटर्स थे। जो आईएनए है, इंडियन नेशनल आर्मी है, उसने क्रूशल रोल प्ले किया इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। जो पोस्ट वॉर पॉलिटिकल सिनेरियो था ब्रिटिश इंडिया में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है। बैकग्राउंड पढ़ते हैं इंडियन नेशनल आर्मी का। देखो, इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन हुआ 1942 में। किसके अंडर हुआ? कैप्टन मोहन सिंह। ये एक ऑफिसर थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, जो किसके द्वारा, जो कैप्चर कर लिए थे गए थे बाय जैपनीज ड्यूरिंग द फॉल ऑफ सिंगापुर, जब फॉल हुआ था। ठीक है, जैपनीज ने जब, ठीक है, तो ये मोहन सिंह जो है कैप्चर कर लिए गए थे। देखो, इट वॉज सपोर्टेड बाई जैपनीज इंपीरियल आर्मी एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी अगेंस्ट ब्रिटिश इन ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो लोग जो इंडियन आर्मी के कैप्चर हुए थे ना, वो लोग जो है, उन लोगों को जो है सपोर्ट किया गया था कि आप लोग जो साउथ एशिया में जो है फाइट करवाने के लिए अगेंस्ट किसके, ब्रिटिश के ही। ठीक है। हाउ एवर जो डिसएग्रीमेंट हुआ बिटवीन मोहन सिंह और जापानीज के बीच में, इससे लेड हुआ कि इंडियन आर्मी का डिसबैंड हो गया था लेट 1942 में। ठीक है। देखो, रिवाइवल किया गया दोबारा से सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1942 में। देखो, 1943 में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने कंट्रोल लिया इंडियन नेशनल आर्मी का, उसको रीऑर्गेनाइज किया, उसकी विद फुल सपोर्ट किससे, जापान और जर्मनी से। बोस स्केप होते हैं ब्रिटिश इंडिया से 1941 में, वो ट्रैवल करते हैं जर्मनी में। देन जर्मनी से जो है जापान में टू सीक के एक्सिस पावर्स है ना, उनका सपोर्ट लेने के लिए इंडिया का इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, देखो, सुभाष चंद्र बोस और इंडिया जो इंडियन नेशनल आर्मी है, आइडियोलॉजी और लीडरशिप में, देखो सुभाष चंद्र बोस जो है फॉर्मर कांग्रेस लीडर भी थे, जिनके डिफरेंसेस थे महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि वो चाहते थे कि एक फोर्स के थ्रू जो है ब्रिटिश से आज़ादी ली जाए। वहीं महात्मा गांधी नॉन वायलेंट अप्रोच कर रखते थे, तो वहाँ पर डिसएग्रीमेंट हुआ था। त्रिपुरा जो कांग्रेस सेशन हुआ था वहाँ पे, ठीक है, जब प्रेसिडेंट बने थे सुभाष चंद्र बोस। ही बिलीव्ड इन आर्म स्ट्रगल, कि हम आर्म्स के थ्रू इंडिया को लिबरेट कर सकते हैं, और अडॉप्ट किया स्लोगन के गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस अंडर दिस लीडरशिप आईएनए बिकेम ए वेल ऑर्गेनाइज, एक मिलिट्री फोर्स बन गया दैट फोर्ट अलॉन्ग साइड की जापानीज आर्मी के अगेंस्ट फाइट किया ब्रिटिश रूल, अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेस के लिए। ठीक है। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, देखो 1943 में, 21 अक्टूबर 1943 में बोथ जो है प्रोक्लेम करते हैं और फॉर्मेशन बनाते हैं, क्या, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फ्री इंडिया के आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाते हैं सिंगापुर में। ठीक है। गवर्नमेंट की अपनी करेंसी है, अपना स्टैंप, अपना फ्लैग होता है, और रिकॉग्नाइज्ड की जाती है किसके द्वारा, एक्सिस पावर, जापान, जर्मनी और इटली के द्वारा ये रिकॉग्नाइज भी की जाती है। आईएनए बिकेम द ऑफिशियल आर्मी ऑफ दिस गवर्नमेंट। ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बनाई जाती है, उसके जो है ऑफिशियली जो है ये इंडियन आर्मी जो है बनती है। मिलिट्री कैंपेन, देखो बैटल होती है इम्फाल और कोहिमा में 1944 में। इन अर्लियर 1944 आईएनए जो है कुछ जापानीज फोर्सेस के साथ साथ लॉन्च करती है एक अटैक, किस पे, ब्रिटिश इंडिया पे, थ्रू बर्मा, नाउ म्यांमार है जो बर्मा के थ्रू जो है मणिपुर में। ठीक है। उनका एम था कि हम मणिपुर को कैप्चर करेंगे, कोहिमा नागालैंड को कैप्चर करेंगे और एडवांस करेंगे, इंडियन टेरिटरी के अंदर घुसेंगे। इनिशियली सक्सेसफुल रही आईएनए, अल्टीमेटली जो है उनको हरा दिया गया ब्रिटिश के जो एयर सुपेरियोरिटी थी हवाई हमले की वजह से, और सप्लाई शॉर्टेज भी थी कुछ जो है, और फिर मानसून भी आ गया था, बारिश, उनके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस की वजह से इंडियन एयरफोर्स जो है वो इंडियन नेशनल आर्मी हार जाती है। रिट्रीट और डिसइंटीग्रेशन, 1945 में देखो जापान हारती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है। जब ब्रिटिश जो है एटम बम मारते हैं, सॉरी अमेरिका हार जाती है 1945 में, और इंडियन नेशनल आर्मी को फोर्स किया जाता है रिट्रीट होने में। बहुत सारे इंडियन नेशनल सोल्जर्स जो हैं वो इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर, उन्हें आईएनए के सोल्जर को कैप्चर किया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। बॉस हिमसेल्फ अटेम्प्ट टू एस्केप, बट वो मर जाते हैं एक प्लेन क्रैश में ताइवान में, अगस्त 18 1945 में। लेकिन उनकी डेथ स्टिल रिमेन कंट्रोवर्शियल रहती है बहुत अरसे तक, कि डज ही रियली डाइड,
ठीक है। रीजन फॉर चेंज इन ब्रिटिश एटीट्यूड, देखो इकोनॉमिक, अब पोस्ट वॉर की इकोनॉमिक पॉलिसी देख लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड ने बहुत ब्रिटिश की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से कमज़ोर कर दी थी। ब्रिटिश आपको नो लॉन्गर अफोर्ड टू कंट्रोल और एडमिनिस्टर इंडिया, अब इतनी उनके पास इकोनॉमिक पावर नहीं थी कि ना उनके पास उतनी ताकत थी कि वो अब इंडिया को रेगुलरली जो है एडमिनिस्टर कर पाए इतनी बड़ी कंट्री को। और वॉर ने जो है, वॉर से महंगाई बढ़ चुकी थी, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी थी इंडिया में, जिससे प्रोटेस्ट हो रहे थे पूरे इंडिया में, इंक्रीज नेशनलिस्ट प्रेशर। ऊपर से जो है इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल जो 45-46 के हैं, ये ट्रायल वो हैं जो इम्फाल में ये लोग जो पकड़े गए थे ना इंडियन नेशनल आर्मी के, इससे भी एक नई वेव नेशनलिज्म की फैली, जिससे ब्रिटिश को अपनी पोजीशन रिकन्सिडरेशन करने पे मजबूर कर दिया। जो रॉयल इंडियन आर्मी है उसकी म्यूटनी होती है 1947 में, कुछ वर्कर पीजेंट अपराइज होते हैं, तो दैट इवन द ब्रिटिश कंट्रोल जो आर्मी फोर्सेस है और लेबरर्स है वो उनके खिलाफ हो गए। जब फौज ही खिलाफ हो जाए ना, जिसकी वजह से जिस फौज से मुल्क कंट्रोल किया जाता है, तो फिर कोई हल नहीं रहता, डिसइंटीग्रेशन डिस्ट्रक्शन ही होता है। पॉलिटिकल अनरेस्ट और कम्युनल टेंशन, देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मुद्दा तो था ही जो हमने पिछले में पढ़ा, वो भी रिज्यूम कर रहे हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी और डिमांड कर रहे हैं इंडिपेंडेंस। जिन्होंने ने डायरेक्ट एक्शन डे कॉल किया अगस्त 16 1946 में, जिससे मैसिव जो है हिंदू मुस्लिम राउट्स हुए आपस में, ठीक है। और दिन ब दिन जो गवर्नेंस सिस्टम है वो टफ होती जा रही थी, ऊपर से इंटरनेशनल प्रेशर भी था, ठीक है। वॉर के बाद जो है ब्रिटिश ग्लोबल प्रेशर के अंदर भी थी कि डीकोलोनाइज करो। यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रही थी इंडियन इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश ने ऑलरेडी कंट्रोल लॉस कर लिया था बहुत सारी कॉलोनीज का, लेकिन वो इंडिया पे कंटिन्यूसली रोल कर रहे थे, जो बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल दिख रहा था, ठीक है। तो इंडियन नेशनल आर्मी लेड बाई सुभाष चंद्र बोस जो है वो लड़ते हैं ब्रिटिश के साथ अलोंग साइड जापान, ब्रिटिश के खिलाफ जापान के साथ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड 1945 में। जब हार जाती है तो इंडियन नेशनल सोल्जर्स जो है इंडियन आर्मी के, वो कैप्चर किए जाते हैं ब्रिटिश के द्वारा और ट्रायल पे रखे जाते हैं, जिनका नाम है रेड फोर्ट ट्रायल होती है जो दिल्ली में। ब्रिटिश डिसाइड करती है वो प्रोसिक्यूट करेंगे ये 3 की जो INA ऑफिसर्स होते हैं, जिसमें शाह नवाज़ खान है हिंदू, जो गुरबख्श सिंह ढिल्लो हैं जो सिख होते हैं, और प्रेम सहगल जो मुस्लिम होते हैं। देखो 3 कम्युनिटीज़, हिंदू मुस्लिम सिख। ये अटेम्प्ट था कि हम जो है ये INA के सोल्जर्स को पनिश करेंगे और ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी बगावत ना हो ब्रिटिश के खिलाफ। कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी इलेक्शन में क्या थी, जो कांग्रेस का इलेक्शन आया, प्रोविंशियल इलेक्शन आया, तो कांग्रेस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वो फ्रेम्ड इस कैंपेन 2 मेजर थीम पे उनका कैंपेन था, जो इलेक्शन कैंपेन था। पहला तो फुल इंडिपेंडेंस, कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, जो शॉर्ट हो, जो मतलब कम हो, कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, हमें पूर्ण स्वराज, पूर्ण आज़ादी चाहिए अंग्रेज़ों से, ठीक है। दूसरा उनका कैंपेन का मुद्दा था, सपोर्ट कर रहे थे INAs को। देखो कांग्रेस जो है एग्रेसिवली सपोर्ट कर रही थी जो इंडियन नेशनल आर्मी के प्रिजनर थे, जो ट्रायल पे थे, और यूज़ कर रहे थे देयर स्ट्रगल ताकि इग्नाइट कर सके नेशनलिस्ट फीलिंग, लोगों के अंदर वो जज्बात जगा सके, ठीक है। इलेक्शन रिजल्ट, कांग्रेस जीत जाती है इलेक्शन, मैसिव विक्ट्री होती है, सिक्योरिंग 57 आउट ऑफ 102 सीट्स। 102 सीट्स में से जो सेंट्रल असेंबली का इलेक्शन होता है उसमें 57 सीट ले लेती है। तो 90% जो जनरल हिंदू वोट है वो कांग्रेस को मिलता है, प्रोविंसेस में भी। अब मुस्लिम लीग मोस्ट ऑफ द जो मुस्लिम सीट्स है वो जीतती है, और कहीं ना कहीं ये जिन्ना की जो डिमांड है पाकिस्तान की उसको और मजबूत कर देती है। रिजल्ट शोज के कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रही है मेजोरिटी ऑफ इंडिया, वाइल मुस्लिम लीग ने कहीं ना कहीं कंट्रोल ले लिया मुस्लिम पॉलिटिक्स का इंडिया में। समझ गए, ये होता है। अब 45 से 46 के बीच में 3 अपराइजिंग्स होती हैं। जो विंटर है 45 से 46 का, वो विटनेस करता है 3 मेजर अपराइजिंग, जो क्रूशल रोल प्ले करेगी और फाइनल फेज है कहीं ना कहीं इंडिया के स्ट्रगल का इंडिपेंडेंस के लिए। ये 3 इवेंट क्रिएट करती है एक मास अनरेस्ट पूरे इंडिया के अंदर लोगों के बीच में, और कहीं ना कहीं चैलेंज करती है ब्रिटिश की अथॉरिटी को, ब्रिटिश की हुकूमत को, ठीक है। और क्लियर कर देती है कि अब जो है ब्रिटिश को ये समझ आ जाता है कि अब हमारा हिंदुस्तान में जो है कॉलोनियल रूल नहीं चल सकता, ठीक है। पहली जो इंडियन नेशनल आर्मी की जो ट्रायल्स होती हैं नवंबर 45 से फरवरी 1946 में, ये इंडियन जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो फोर्ट कर रहे थे जापान में वर्ल्ड वॉर सेकंड में, जो यही ऑफिसर्स जो कैप्चर होते हैं, इनका रेड फोर्ट पे ट्रायल होता है। अब देखो तीन INA ऑफिसर होते हैं, शाहनवाज, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल का। देखो ब्रिटिश इनको पनिश करना चाहते थे सोल्जर्स को, बट ये ट्रायल ने ट्रिगर किया एक मैसिव नेशनलिस्ट मूवमेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नेहरू और पटेल के द्वारा हैं, उन्होंने लॉन्च किया एक नेशन वाइड कैंपेन
डिमांड करने लगे कि इन आईएनए सोल्जर्स को, ऑफिसर्स को रिलीज़ किया जाए। ब्रिटिश रिलीज़ नहीं कर रही, ब्रिटिश हो रही कि ये ऑफिसर्स जिम्मेदार हैं जो हमारे इतने ब्रिटिश ऑफिसर्स मरे इनकी कन्फ्रंट्रेशंस में, ठीक है, कन्फ्रंट्रेशन जो हुई थी ना इम्फाल में, कोहिमा में। अब प्रोटेस्ट होता है, स्ट्राइक होती है, डेमोन्स्ट्रेशन एरप्ट हो जाता है बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, दिल्ली, सब जगह। स्लोगन होता है कि लाल किला से आएगी आवाज़, है ना, सैगल दिलो शाह नवाज़। ये एक रैली ऑफ क्राई होती है, लाल किले से आएगी आवाज़, सैगल दिलो शाह नवाज़। एक रैली क्राई होती है कि ये कहीं ना कहीं इंडिया की यूनिटी दिखाता है। इस पहली अपराइजिंग का आउटकम ये होता है कि पब्लिक प्रेशर की वजह से ब्रिटिश जो है कम्यूटेड द सेंटेंस और आईएनए सोल्जर्स को, ठीक है, लेकिन उसकी फांसी की सज़ा से तो कम करते हैं, लेकिन उनको केस को डिसमिस नहीं करते, ठीक है। होएवर ब्रिटिश क्या करती है, इनको सज़ा से तो मुक्त करती है, लेकिन इनको जो है सर्विसेज से जो है डिसमिस कर देती है, फेयरिंग फर्दर रेबेलियन। दूसरी इवेंट होता है रॉयल इंडियन नेवी की जो म्यूटनी होती है फरवरी 1946 की। इंस्पायर इंडियन नेशनल सोल्जर से होगी, जो इंडियन सेलर्स रेटिंग है इन द जो इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेवी की, वो भी रिवोल्ट कर देते हैं कि जिस तरह का हमारे साथ पूर कंडीशन है हमारे रहने का, हमारे साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, हमारे स्किन टोन के कलर की वजह से हमें जो भेदभाव किया जा रहा है, और ब्रिटिश रूल के खिलाफ। म्यूटनी शुरू होती है 1946 में, जो HMIS तलवार है, एक नेवल बेस होता है बॉम्बे में। की इवेंट अराउंड 20,000 जो सेलर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, अक्रॉस 78 शिप्स है ना, एंड शोर एस्टेब्लिश्ड, वो भी ज्वाइन करते हैं, जो शोर पे रहने वाले हैं, जो शिप यार्ड्स पे रहने वाले हैं, वो भी रिवोल्ट कर देते हैं। म्यूटनी जो है बॉम्बे, कराची, मद्रास, कोलकाता में स्प्रेड करती है, और जितने भी सोलर्स हैं वो ब्रिटिश के फ्लैग्स को जो है नीचे उतार लेते हैं और शिप्स पे अपना कंट्रोल ले लेते हैं, जो नेवी सोल्जर्स, और नेशनलिस्ट स्लोगन्स जो है, नारे, वो चलाना शुरू कर देते हैं। वर्कर, पीजेंट्स और पब्लिक भी ज्वाइन कर देती है बॉम्बे में अपराइजिंग, जो ये अपराइजिंग हुई है, और ब्रिटिश फोर्स रिटेलिएट करती है गन फायर के साथ, और एटलीस्ट 200 सोल्जर्स की डेथ हो जाती है और सिविलियंस की। आउटकम क्या आता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है वो इस म्यूटनी को फुली सपोर्ट नहीं कर रहे थे, फेयरिंग के लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द मूवमेंट, कहीं ना कहीं मूवमेंट का जो है आइडिया जो है ना वो डाइवर्ट हो जाएगा जो है, ठीक है। अब ब्रिटिश ने रिवोल्ट को बुरी तरीके से क्रश किया, लेकिन इट शुक देयर कॉन्फिडेंस विद लॉयल्टी, कि अब वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश को जो है इंडियन आर्मी फोर्सेस की लॉयल्टी पे पूरी तरीके से शक होने लगा कि कोई भी बगावत कर सकता है, कहीं भी हुक्म मानने से मना कर सकते हैं। और इस म्यूटनी ने शो किया कि इवन मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री जो है वो भी अब ब्रिटिश के खिलाफ होती जा रही थी, जो एक इंस्ट्रूमेंटल थी इनको इनके कॉन्कर करने में, कॉन्क्वेस्ट और रूल और कंसोलिडेट करने में। अब कहीं ना कहीं जो कॉलोनियल रूल है पूरी तरीके से अनस्टेबल हो गया था। वर्कर और पीजेंट मूवमेंट 1945 और 46 की, जैसे तिभंगा मूवमेंट है बंगाल में होती है, जहाँ शेयर क्रॉपर जो ब्रगदर्स हैं बंगाल के, वो डिमांड करते हैं कि टू थर्ड जो उनका प्रोड्यूस्ड का है, इंस्टेड ऑफ 1/2 टेकन बाई लैंडलॉर्ड, कि आधा जो है 50% लैंडलॉर्ड ले लेता था, वो नहीं 2/3 लेगा, सिर्फ 25% जो है वो ले सकता है, क्या 30% जो है लैंडलॉर्ड जो है उनका हिस्सा ले सकता है एज ए रेवेन्यू या टैक्स या कुछ भी। अब लेड बाई किसान सभा, जो एक पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन थी और सपोर्ट करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी इसको सपोर्ट कर रही थी, तो वॉयलेंट क्लैशेस होने लगे ब्रिटिश के जो बैक किए हुए जो ब्रिटिश के लैंडलॉर्ड्स थे ना उनके खिलाफ। फिर तेलंगाना रेवोल्यूशन और रेबेलियन हो जाता है, बगावत 1946-47 में। पीजेंट्स रिवोल्ट करते हैं, निज़ाम हैदराबाद के खिलाफ एक फ्यूडल लीडर है, ठीक है। यहाँ कम्युनिस्ट ग्रुप और डिमांड करते हैं कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है, दोबारा से लैंड बंटनी चाहिए लोगों के अंदर, क्योंकि किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी का कम है। और एबोल्यूशन होना चाहिए जो फोर्स, जिसको वैती कहते थे, फोर्स लेबर, मतलब ज़बरदस्ती तुमसे काम कराया जा रहा है बिना पैसे दिए। वर्कर स्ट्राइक होती है 1946 में बॉम्बे में। तो 45-46 का एक ईयर में पूरा अपसाइड डाउन होता है इंडिया, ठीक है, ऊपर का नीचे हो गया। इंडस्ट्रियल जो है वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमें हमारी तनख्वाह जो बढ़नी चाहिए, हमारा जो काम करने के जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। प्रोटेस्ट जो है वो एंटी डेमोन्स्ट्रेशन, वो पहले तो क्या इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ था, वो कहीं ना कहीं एंटी ब्रिटिश हो जाता है। इकोनॉमिक डिमांड और फ्रीडम स्ट्रगल की तरह ये आइडियाज़ घूमने लगते हैं। तो पूरी तरीके से कंडीशंस जो हैं वो वर्स हो चुकी हैं। आउटकम क्या कहता है, मूवमेंट शो करता है कि पीजेंट्स और वर्कर्स जो हैं वो एक्टिवली रेजिस्ट कर रहे हैं ब्रिटिश का रूल। ब्रिटिश जो है रिस्पॉन्ड करते हैं फोर्स के साथ, है ना, लेकिन ये अपराइजिंग जो है फर्दर जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिश का कंट्रोल इंडिया में और कमज़ोर कर देता है। कंक्लूजन आता है ये 3 अपराइजिंग जो है, INA ट्रायल, RIN म्यूटनी और वर्कर्स की जो मूवमेंट है, ये मार्क करता है कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में।
वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश का जो भरोसा और जो कॉन्फिडेंस था कि हम रूल कर सकते हैं इंडिया को, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। मास मोबिलाइजेशन रिलीजियस और क्लास लाइंस पे शो करता है कि इवन मिलिट्री और जो फौज और जो वर्कर्स हैं वो भी अब ब्रिटिश के खिलाफ होते जा रहे हैं। ठीक है, और दीज इवेंट्स कंबाइन एक पॉलिटिकल निगोसिएशन और जो अल्टीमेटली जो है इंडिपेंडेंस हो गई इंडिया की 1947 में। ठीक है, ये सारा कुछ हो रहा है। 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। ब्रिटिश के द्वारा कैबिनेट मिशन भेजा जाता है मार्च 1946 में कि किस तरीके से अब जो है हम ट्रांसफ़र करेंगे पावर इंडियन लीडर्स को और अवॉइड करेंगे पार्टीशन, मुल्क का बंटवारा ना हो, क्योंकि वो भी चाहते थे ब्रिटिश भी कि एक यूनाइटेड कंट्री जो हो जिसके साथ हमारे फ्यूचर में भी रिलेशनशिप हो। मिशन प्रपोज करता है एक फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, लेकिन बट फील्ड, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो डिसएग्रीमेंट में है। मुस्लिम लीग चाहती है कि हमें पार्टीशन होनी चाहिए। ठीक है, लीडिंग टू पार्टीशन ऑफ 1947। अब क्या होता है, बैकग्राउंड क्या है, आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड ब्रिटिश रियलाइज करते हैं कि ये अब नो लॉन्गर इंडिया को होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, पॉलिटिकल अनरेस्ट भी है, तो प्रेशर भी बहुत है, पॉलिटिकल प्रेशर भी माउंट हो रहा है। तो लेबर गवर्नमेंट इन ब्रिटेन जो है लेड बाय जो क्लेमेंट एटली है, वो सेंड करते हैं कैबिनेट मिशन के एक सोल्यूशन फाइंड किया जाए। मेंबर कौन है, लॉर्ड जो है पैट्रिक लॉरेंस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया थे, अच्छा सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड ऑफ जो प्रेसिडेंट है बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और वी अलेक्जेंडर जो पहले लॉर्ड ऑफ एडमायरल्टी थे, एडमायरल्टी। ठीक है, कैबिनेट मिशन आती है 16 मई 1946 को। प्रपोजल क्या है कि कोई पार्टीशन नहीं होगा, इंडिया वुड रिमेन एक यूनाइटेड और एक सिंगल स्टेट रहेगा। फेडरल गवर्नमेंट होगी, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन इनको हैंडल करेगी, और जो प्रोविंसेस है उनको बाकी मैटर पे आज़ादी दी जाएगी। ग्रुपिंग प्रोविंसेस की, देखो प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया 3 ग्रुप्स में बेस्ड ऑन रिलीजन और जियोग्राफी। कैसा जियोग्राफी है, पहाड़ी या प्लेन है। ग्रुप 1 में हिंदू मेजोरिटी स्टेट जैसे मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस। ग्रुप बी में मुस्लिम मेजोरिटी जैसे पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और बलूचिस्तान। ग्रुप सी में बंगाल और असम जो मुस्लिम मेजोरिटी हैं बट हिंदू भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा कैबिनेट मिशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखो ये बॉडी बनाई जाएगी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ऑप्शन टू लीव द यूनियन, देखो प्रोविंसेस जो हैं वो बाद में डिसाइड कर सकते हैं, लेटर डिसाइड कि तुम ज्वाइन करना चाहते हो या लीव करना चाहते हो इस फेडरेशन, अभी ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या आता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस इनिशियली एक्सेप्ट करती है प्लान, लेकिन एज इट, क्योंकि ये प्रिजर्व कर रहा है इंडिया की यूनिटी, लेकिन अपोज टू आइडिया ऑफ ग्रुपिंग। लेकिन ये ग्रुपिंग जो की गई है ना, मुस्लिम मेजोरिटी, हिंदू मेजोरिटी, ये को फेयर कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ ये आइडिया जा रहा है। ठीक है, डिमांड करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे फुल कंट्रोल हमारा रहेगा। मुस्लिम लीग पहले डिमांड एक्सेप्ट करती है बिकॉज ये ग्रुपिंग दे रहा है कहीं ना कहीं मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट, हिंदू मेजोरिटी स्टेट अलग अलग कर रही है, तो ग्रुपिंग से एक आइडिया पार्टीशन का कहीं ना कहीं अभी भी है। ठीक है, लेकिन जब कांग्रेस रिजेक्ट करती है ग्रुपिंग को तो मुस्लिम लीग जो है अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर लेती है कि हम नहीं इस आइडिया को सपोर्ट करते, और डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को बोलती है कि हम जो है ये, और इसकी वजह से कम्युनल राउट होते हैं कि हमें पाकिस्तान चाहिए, या तो पार्टीशन होगा या हम रहेंगे या वो रहेंगे। इस डायरेक्ट सेक्शन डे की तरफ बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम क्लैशेज होते हैं, लाखों लोग मरते भी हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन फिर से फेल हो जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एग्री नहीं करते, प्लान की वजह से वॉयलेंट क्लैशेस होते हैं, कोलकाता किलिंग, नॉन नयाकोला राइट्स होते हैं, जिससे सिचुएशन और वर्स होती है। और अब मुस्लिम लीग के ब्रिटिश के पास कोई चांस नहीं बचा, उन्हें अब पार्टीशन करना पड़ेगा। ठीक है, कम्युनल होलोकॉस्ट और इंटर्म गवर्नमेंट 1946 अगस्त से और 1947 जो अगस्त का पीरियड है, यहाँ पे वाइड स्प्रेड कम्युनल वायलेंस होते हैं। ठीक है, इंटर्म गवर्नमेंट बनाई जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, और कम्युनल होलोकॉस्ट शुरू होता है। डायरेक्ट एक्शन डे जो जिन्ना के द्वारा कहा गया, यहाँ ग्रेट किलिंग होती है, कहाँ पे, कलकत्ता में 16 अगस्त 1946 में। मुस्लिम लीग कहती है डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, जो मैसिव जो हिंदू और मुस्लिम्स हैं इन दोनों में आपस में जो है कत्लो गारत होती है। ठीक है, इससे जो है 5000 डेथ होती है, 15,000 लोग इंजर्ड होते हैं और 1 लाख लोग डिस्प्लेस होते हैं, और वायलेंस ये स्प्रेड हो जाती है न्योखाली के जो ईस्ट बंगाल है वहाँ पे भी, बिहार में, पंजाब में, यूपी में। ठीक है,
जो नेओ कोखाली और बिहार राइट्स, इसमें देखो टारगेट वॉयलेंस होती है अगेंस्ट हिंदू, इंक्लूडिंग मैसेकर होती है, फोर्स्ड कन्वर्जन होता है। गांधी जो है वो पर्सनली विजिट करते हैं यहाँ रिस्टोर करने के लिए पीस। बिहार में राइट्स होते हैं, वॉयलेंस मुस्लिम के अगेंस्ट अब होता है क्योंकि रिटेलिएट कर रहे हैं ना, तो थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मारा जाता है। नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो लगातार काम करते हैं इस कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए। वॉयलेंस पंजाब में होता है, मैसेकर और पार्टीशन राउट। पंजाब जो है सेंटर बन जाता है मोस्ट वॉयलेंट रीजन का, ठीक है। डिवाइडेड जो हिंदू क्योंकि पंजाब को डिवाइड कर दिया गया है इंडिया और पाकिस्तान में, तो मैसिव किलिंग होती है, अबडक्शन होता है लोगों का, रेप होता है, फोर्स माइग्रेशन होती है बहुत दोनों साइड्स में। 5 से 10 मिलियन लोग जो हैं वो अपने घर से बेघर हो जाते हैं। तो लार्जेस्ट माइग्रेशन ह्यूमन हिस्ट्री की मानी जाती है। ये कॉलोनियल लेगेसी है, समझे। इंटर्म गवर्नमेंट बनती है 1900 सितंबर 2000 1946 से 15 अगस्त 1947 तक। ब्रिटिश एग्री करते हैं कि वो पावर ट्रांसफर करेंगे और फॉर्म करेंगे कि इंटर्म गवर्नमेंट अंडर द कैबिनेट मिशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू फॉर्म करते हैं इंटर्म गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग इनिशियली रिफ्यूज़ कर देती है ज्वाइन करने से, लेकिन लेटर अक्टूबर 26 को 1946 को ज्वाइन करती है, ठीक है, 1 महीने में, ठीक है। इंटर्म गवर्नमेंट में जैसे कुछ प्रोमिनेंट लीडर देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो है वाइस प्रेसिडेंट या डी फैक्टो पीएम और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, पार्टी कांग्रेस से। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के और कांग्रेस के। राजेंद्र प्रसाद फूड और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लेते हैं और कांग्रेस से। लियाकत अली खान फाइनेंस लेते हैं मुस्लिम लीग से, ठीक है। बलदेव सिंह जो है डिफेंस लेते हैं कांग्रेस से, और अब्दुल रब निश्तर पोस्ट और एयर लेते हैं मुस्लिम लीग से। कुछ प्रोमिनेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब नॉन कोऑपरेशन विद इंटर्म गवर्नमेंट, देखो जैसे ही कैबिनेट मिशन के बाद इंटर्म गवर्नमेंट बनती है 1946 में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा, मुस्लिम लीग जो है ये ज्वाइन करती है गवर्नमेंट, लेकिन वो रिलक्टेंट थे, ठीक है। वो ज्वाइन करने से उनका मर्जी नहीं थी ज्वाइन करने की, लेकिन प्रेशर पड़ा तो इसलिए ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद लीग जो है वो अनकोऑपरेटिव थी, कोई काम में मदद नहीं कर रही और उल्टा जो है काम ना रोक रही है करने से, डिसरप्ट कर रही है फंक्शनिंग। जो लियाकत अली खान है मुस्लिम लीग के फाइनेंस में, वो ब्लॉक कर देते बहुत से प्रपोजल कांग्रेस के, ठीक है, जिससे जो है पॉलिटिकल डेडलॉक आ रहा था। लीग के एक्शन जो थे कि हम किसी न किसी तरह कांग्रेस को डिसक्रेडिट करें ताकि हम जो है गवर्नमेंट चलने ही ना दें, और ये एक आइडिया डाले मुस्लिम्स में कि हम मुस्लिम नो लॉन्गर हम रह ही नहीं सकते इंडियन स्टेट में, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे 1946, देखो मुस्लिम लीग ने जो डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया था, इससे कम्युनल वायलेंस हुआ था, ठीक है। ये एक टैक्टिक थी, ये शो करने के लिए मुस्लिम जो है पीसफुली इंडिया में नहीं रह सकते हिंदू के साथ, ताकि लीग की जो डिमांड थी सेपरेट स्टेट की वो ब्रिटिश के द्वारा एक्सेप्ट की जाए। जिन्ना की स्ट्रेटजी थी कि जो हम अगर टेंशन बढ़ाएंगे, एस्केलेट करेंगे टेंशन, ये फोर्स करेगा ब्रिटिश को एक्सेप्ट करने पे पार्टीशन इंडिया का। दिमाग तो लगाया ना। अब देखो एटली की स्टेटमेंट आती है, देखो एंड ऑफ ब्रिटिश। एटली स्टेटमेंट मेड इट क्लियर कि ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया जो है वो अब इंडिया में ख़त्म हो रहा है। वो डिक्लेयर करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो वुड नॉट होल्ड एनी लॉन्गर इन इंडिया, कि हम अब ज़्यादा देर तक इंडिया में नहीं रहेंगे और हम जो है ट्रांसफ़र करेंगे पावर्स विद इन 18 मंथ्स, जून 1948 तक। अब डिसीजन बेस्ड ऑन इंडियन लीडर्स कंसेंट। एटली एम्फसाइज करता है कि ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो होगा, लेकिन बेस्ड किस पे? अगर एग्री करेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, वो अगर किसी एग्रीमेंट पे आएंगे, साथ आएंगे, ताकि फ्यूचर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इंडिया का, पॉसिबल पार्टीशन। ऑल थ्रू स्टेटमेंट ने कहीं पे साफ तौर पे ये नहीं बताया कि अब पार्टीशन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉसिबल हिंट दे दी थी, क्योंकि पॉलिटिकल डिवीजन जो है इतने ज़्यादा जो है बटे हुए थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस, कि अब वो इनएविटेबल था। अब स्टेटमेंट नोट करता है कि इंडियन लीडर्स मस्ट फाइंड सोल्यूशन, कि इंडियन लीडर्स को सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जो उनके पास कम्युनल कन्फ्लिक्ट है। तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर रहा था कि ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कर लिया था कि कुछ भी एग्रीमेंट हो, इंडियन लीडर अराइव एट यूनाइटेड या पार्टीशन, अब जो है उन पे ही है, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन लीडर इन प्रोसेस। एटली के स्टेटमेंट ने एक बात क्लियर कर दी थी कि जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हैं वुड हैव टू प्ले एक क्रूशल रोल प्ले करना पड़ेगा फ्यूचर जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, इस कंट्री का फ्यूचर कैसा होगा। अब ब्रिटिश जो है वो अब नो लॉन्गर विलिंग टू को, वो अब उनका मन ही नहीं था कि हम कुछ सोल्यूशन इम्पोज करें, हम कुछ कोलैबोरेट करके इंडियन लीडर्स के साथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर करें, कुछ हल निकालें। वो अब हल निकालने के लिए राज़ी नहीं थे। उन्होंने सब कुछ इंडियन लीडर्स पे छोड़ दिया था। सोचो 200 साल एक कंट्री पे हुकूमत करके लास्ट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन मेकिंग की इन पे छोड़ दी।
इररिस्पॉन्सिबल ब्रिटिश एज ऑलवेज। तो आते हैं माउंट बैटन पार्टीशन। माउंट बैटन प्लान आता है, ठीक है, ये वाइसरॉय बना के भेजे जाते हैं इंडिया में, ठीक है, ठीक है, इनको टाइम दिया जाता है, ये 1 साल पहले ही छुट्टी करके भाग जाते हैं। ये कहते हैं कि पार्टीशन होगा इंडिया का 2 डोमिनियन में। ये प्लान प्रपोज करता है कि 2 इंडिपेंडेंट नेशन बनेंगे, प्रीडोमिनेंटली जो हिंदू मेजोरिटी एरियाज और वो इंडिया होगा, और जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है उसको हम पाकिस्तान करेंगे, ठीक है, समझे। अब क्या होता है, तो मुस्लिम मेजोरिटी जैसे पंजाब, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है जहाँ मुस्लिम एरिया, वो पाकिस्तान होगा। 2 कंट्री जो है वुड बी ऑटोनॉमस, वो आज़ाद होंगे। रिटेन करने के लिए या तो वो ब्रिटिश मोनार्क को रिटेन कर सकते हैं एज देयर सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट। पार्टीशन होती है पंजाब और बंगाल की, ठीक है, जो सिग्निफिकेंट मुस्लिम और हिंदू पॉपुलेशंस हैं, ठीक है, इन दोनों में उनको डिवाइड किया जाता है। तो ईस्ट पंजाब जो है, जो मुस्लिम हिंदू मेजोरिटी है, पार्ट ऑफ इंडिया रहता है। वेस्ट पंजाब जो उस तरफ का है, उसको मुस्लिम मेजोरिटी में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। पंजाब को 2 हिस्सों में, एक पाकिस्तान चला जाता है, एक इंडिया चला जाता है। बंगाल को भी डिवाइड किया जाता है, जो ईस्ट बंगाल है वो मुस्लिम मेजोरिटी है, उसको पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में 1972 में जो है बंटवारा होगा और दोबारा से और बांग्लादेश बनेगा, ठीक है। और वेस्ट बंगाल जो हिंदू मेजोरिटी एरिया है वो इंडिया का पार्ट बनाया जाता है, ठीक है। बाउंड्री कमीशन, एक बाउंड्री कमीशन एस्टैब्लिश की जाती है कि ताकि एग्जैक्टली जो है बॉर्डर खींची जाए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और कमीशन जो है सर जो है साइरल रेडक्लिफ के द्वारा, जिसको टास्क दिया जाता है कि वो ड्रॉ करेंगे बाउंड्री लाइन। बट इसमें भी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि रिलीजियस और डेमोग्राफिक्स और जो इमोशनल और पॉलिटिकल स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसमें, ठीक है। प्रिंसली स्टेट की चॉइस, देखो प्रिंसली स्टेट जो रीजन से जो डायरेक्टली ब्रिटिश के द्वारा कंट्रोल तो नहीं किए जाते थे, लेकिन वो रूल किए जाते थे लोकल मोनार्क्स के द्वारा। लोकल वहाँ के राजाज होते थे इन स्टेटों में। उनको कहा गया कि या तो वो उनके पास ऑप्शन टू ज्वाइन आइदर, या तो वो इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं या वो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं। देखो प्रिंसली स्टेट्स ने जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया किसी भी डोमेन्स को। वो चाहते थे कि हम जो है अपने में इंडिपेंडेंट रहें, लेकिन रियलिटी में जब प्रेशर डाला गया कि तुम्हें 1 या 2 वन ऑफ द 2 दोनों में से किसी एक को ज्वाइन करना ही पड़ेगा नई फॉर्म कंट्रीज, जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी वो एक कंटिशियस इशू बन गया, ठीक है। यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन जो है वो रूल किया जाता था हिंदू किंग के द्वारा, ठीक है। वो चूज कर रहे थे इंडिया में जाने के लिए, और यहीं से इशू होगा क्योंकि है मुस्लिम मेजॉरिटी, ठीक है। रूल हिंदू मेजॉरिटी किंग के द्वारा किया जाता है। हिंदू वो बोल रहा है मैं इंडिया में जाऊंगा, मुस्लिम्स जो हैं उनको जिन्ना ये समझ रहा है कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। तो यहीं से वो एक बड़ा टेंशन आएगा हिंदू मुस्लिम का, जो हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ पावर डेट, ट्रांसफर ऑफ पावर जो ब्रिटिश की है 2 न्यू नेशंस की, वो होती है 15 अगस्त 1947 को। और लॉर्ड माउंटबेटन ये एम्फसाइज करते हैं जो ट्रांसफ़र है ना वो शुड बी कंप्लीटेड, जल्दी से जल्दी उसको पूरा किया जाए, क्योंकि वायलेंस बहुत ज़्यादा होगा, अनरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, और मैं भाग जाता हूँ इस मुल्क से, ठीक है, हम अंग्रेज़ निकलते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ बोथ नेशन, देखो बोथ इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो बनते हैं फुल्ली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उनके पास कंप्लीट सॉवरेनिटी आ जाती है अपनी टेरिटरी पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो फॉर्मली जो है एंड हो जाती है उसकी कॉलोनियल रूल इंडिया में, और दोनों नेशंस जो हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं कॉमनवेल्थ नेशन। एक एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो कॉमनवेल्थ ज्वाइन लगा। कॉमनवेल्थ वो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, वो है जो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया, जो उनकी कॉलोनीज थी उनका, ठीक है, एक बड़ा ग्रुपिंग है जिसमें उनकी कॉलोनीज थी। तो कॉमनवेल्थ है इंडिपेंडेंट है, वैसे इन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, ठीक है। अब रिएक्शन क्या होता है माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू और बाकी कांग्रेस लीडर जो बड़े रिलक्टेंटली जो है फिर मजबूरी में एक्सेप्ट करनी पड़ती है उनको पार्टीशन, हालांकि वो चाहते थे एक देश, ठीक है। कांग्रेस एग्री करती है प्लान को बिकॉज इट इंश्योर्स कि इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं उसको आज़ादी मिलेगी। अब वो किसी भी कीमत पे इंडिया की आज़ादी चाहते थे, ठीक है, चाहे उनके लिए ये एक पेनफुल पार्टीशन सहना पड़े। मुस्लिम लीग जो है जिन्ना के अंडर जो है वो वेलकम करते हैं इस प्लान को, जो क्रिएट कर रहा है सेपरेट मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान। लेकिन कहीं ना कहीं लीग जो है वो सेटिस्फाइड नहीं थी कमीशन की बाउंड्रीज की वजह से, जो कहीं ना कहीं फेवर नहीं किया लीग की टेरिटोरियल डिमांड बहुत सारी एरियाज। सिख और हिंदू कम्युनिटी, देखो सिख जो पर्टिकुलरली पंजाब के हैं वो भी डीपली कंसर्न थे, क्योंकि उनका जो है पंजाब जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था, जो उनका होमलैंड था। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है। बहुत हिंदू और सिख जो इन पाकिस्तान है और जो मुस्लिम है इंडिया में, वो अपनी सेफ्टी के लिए डर रहे थे।
इससे मास माइग्रेशन होता है और कम्युनल वायलेंस होता है, आपस में क्लैशेस होते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के। इंडिया के पाकिस्तान भाग रहे हैं, पाकिस्तान से इंडिया भाग रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है लार्ज स्केल जो है, बहुत लोग मरते हैं, तो अर्बन और रूरल वायलेंस होता है। ठीक है, एज पीपल ट्राई टू मूव, जब वो नई एरियाज़ में जो है बॉर्डर जो नई खींची है उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इम्पैक्ट क्या है वो माउंटबेटन प्लान का? पार्टीशन और इंडिपेंडेंस। देखो ये प्लान डायरेक्टली जो है क्या करता है, लेड टू द पार्टीशन ऑफ जो 15 अगस्त 1947 होता है, और क्रिएशन जो होती है इंडिया और पाकिस्तान की एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। मिलियंस ऑफ लोग जो है, लाखों के लोग जो है वो अपनी जगहों से, अपने घरों से डिस्प्लेस हो जाते हैं। कम्युनल वायलेंस होता है, कम्युनिटीज़ के बीच में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। लॉस ऑफ लाइफ होता है, और इसे आज भी रिमेंबर किया जाता है वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर जो हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया है। तो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हो जाता है, जो मुस्लिम लीग की विजन थी वो फाइनली सक्सेसफुल होती है, पाकिस्तान की एक सेपरेट नेशन बनता है मुस्लिम के लिए। पाकिस्तान बिकेम ए रियलिटी 14 अगस्त 1947 को, जिन्ना उसका पहला गवर्नर जनरल बनता है। लॉन्ग लास्टिंग, देखो लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंस इसी का यही है कि जो पार्टीशन है वो कहीं ना कहीं एक स्टेज सेट कर देता है इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट का, जो कई सालों से चला आ रहा है और कई सालों तक चलेगा। किसके? खासकर जो उसके पाकिस्तान के मुद्दे का है, और कश्मीर के मुद्दे का, सॉरी। ठीक है, एक फिर एक लॉन्ग लास्टिंग कम्युनल टेंशन भी हिंदू मुस्लिम की, माइग्रेशन का इशू चलता है जो 20 साल 30 साल लग जाते हैं सॉल्व होने में, पॉलिटिकल चैलेंजेस दोनों इंडिया पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट मैंने आपको ऊपर समझा दिया, पार्टीशन होता है। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन होती है प्रोविंसेस की। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान ये सारा पता है। एबॉलिशन ऑफ ब्रिटिश रूल, तो एक्ट जो है रिपेल कर देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को, जो इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 है, और ब्रिटिश क्राउन की स्वर्गनिटी इंडिया में ख़त्म हो जाती है। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की अथॉरिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है, ब्रिटिश का कंट्रोल जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है इंडिया की स्वर्गनिटी के साथ। दो डोमेन बन जाते हैं इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, रिलीजियस और टेरिटोरियल कंसिडरेशंस के साथ, समझे। दो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती हैं, इंडिया अडॉप्ट करता अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में, और पाकिस्तान जो है अडॉप्ट करता अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में। ठीक है, पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल इंडिया जो है वाज गिवन अथॉरिटी कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा बोथ ब्रिटिश और इंडिया का। ठीक है, तो माउंट बैटन को इंडिया का गवर्नर जनरल रखा गया, वहीं पाकिस्तान ने जो है वो नहीं माना कि हम जो है वो उसका गवर्नर जनरल जो है जिन्ना बना खुद। ठीक है, ब्रिटिश मोनार्क का रूल खत्म हो जाता है। देखो ब्रिटिश मोनार्क जो है वो कुछ सेरिमोनियल रोल जो है एज ए हेड ऑफ स्टेट दोनों कंट्री का रहता है, अनटिल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करती। ठीक है, इंडिया ने जो है 1950 में अडॉप्ट किया और ब्रिटिश क्राउन की जगह रिप्लेस कर दिया प्रेसिडेंट को। वहीं जो है पाकिस्तान का कंटिन्यू रहा मोनार्क जो हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक है, 1956 तक। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है 1947 के एक्ट का? इंडिपेंडेंस, कॉलोनियल रूल इंडिया से खत्म होता है 200 साल के बाद, दो नेशन बनते हैं इंडिया पाकिस्तान। इंडिया कहीं ना कहीं अब खुद से जो है एक स्वर्गन कंट्री बन गया है, किसी भी एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर के बिना। ठीक है, सिंबल ऑफ फेलियर, यहाँ ब्रिटिश पॉलिसी का कहीं ना कहीं फेलियर दिखता है। कंट्रोवर्शियल क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी इंडिपेंडेंस एक्ट की क्या है? पार्टीशन हुआ और एट ह्यूमन्स कॉस्ट, कि जितना वॉयलेंस हुआ, जितने लोग मरे, कम से कम 20 से 25 लाख लोग जो वॉयलेंस का शिकार हुए, डिस्प्लेसमेंट हुए लाखों लोग। ठीक है, ये चीज़ है। कश्मीर इशू नहीं सोल्व किया, वो एक बहुत बड़ा इशू है इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का, एक क्रिटिसिज्म ये भी है। एक लॉन्ग पॉलिटिकल इम्पैक्ट, जो दो स्टेट बनाई, जो डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी ब्रिटिश ने कर करके इंडिया में जो रूल किया, लोगों को बांट के उन पर हुकूमत की, उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ इंडिया पाकिस्तान बनना। और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ जो हमेशा का जो है कम्युनलिज्म। ठीक है, कम्युनलिज्म जो इंडिया में आया, जो हिंदू मुस्लिम सिख जो आपस में रिलीजियस लाइन पे लोगों को लड़ाया गया, वो आज तक उसकी लेगेसी चल रही है। ठीक है, तो ये था हमारा जो है, हमने मॉडर्न हिस्ट्री को जो है आज कर दिया है कंप्लीट। इसमें अगर एक दो चीज़ जो रहती हैं वो हम लोग कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, मेरे जो कोई जब टाइम मिलेगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने 1598 में वास्को डिगामा से लेकर, ठीक है, जब मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हुई, ठीक है, ठीक है, वहाँ से लेकर जब अराइवल हुआ था यूरोपियंस का, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, ठीक है, से लेकर फॉल ऑफ जो है औरंगजेब मुगल जो है डायनेस्टी से लेकर, ठीक है, और कंसोलिडेशन जो है ब्रिटिश एम्पायर का लेकर, ब्रिटिश राज से लेकर, ठीक है, फिर हम चले 1857 पर आए,
रिवोल्ट से लेकर फिर उसके बाद जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म 1885 कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म, गांधी के अराइवल से लेकर हम ये सारा एक टाइम लाइन से आज हम पहुंच चुके हैं 1947 पे। यहाँ हमारा मॉडर्न हिस्ट्री होता है कंप्लीट। इससे ज़्यादा इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो कुछ हम जो फैक्ट्स हैं, जो कुछ रह गए होंगे फैक्ट्स, अगर रह गए, ठीक है, प्रीलियम से रिलेटेड अगर कुछ फैक्ट्स रह गए तो उसके लिए हम लोग एक करेंगे क्रैश कोर्स, ठीक है। क्रैश कोर्स करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। कब? अभी चल रहा है जनवरी 30 है, आज जनवरी है, तो फेब नहीं, फेब में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी और एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एंशिएंट हिस्ट्री करेंगे। मार्च अप्रैल के महीने में जो है हम लोग, अप्रैल के महीने में हम लोग जो है क्रैश कोर्सेज करेंगे, ठीक है, जो सिर्फ प्रीलियम सेंट्रिक होगा, ठीक है। जैसे कि क्या, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स करेंगे हम लोग, पॉलिटी का क्रैश कोर्स करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग जो है किसका, इन्वायरमेंट का क्रैश कोर्स करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स करेंगे। एक किस्म की जो है रिवीजन करेंगे हम सारे टॉपिक्स की, ठीक है। साथ साथ में हम करंट अफेयर्स करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पाने के लिए जो है सब्सक्राइब करके रखना, स्टे ट्यून रहना, आप लोगों को फर्दर जो है मिलते रहेंगे। हम लोग जो है, मेरा प्लान है, हम लोग नेक्स्ट मंथ जो फरवरी का महीना है, फरवरी में हम लोग होली कंसंट्रेट करेंगे जियोग्राफी पे, ठीक है। जियोग्राफी को कॉम्प्रीहेंसिवली विद ग्राफ्स एंड इमेजेस जो है, ठीक है, एंड माइंड मैप्स, ठीक है, माइंड मैप्स हम डिटेल में जो है ज्योग्राफी क्लियर करेंगे फरवरी के मंथ में। इसके साथ साथ हम एंशिएंट हिस्ट्री के भी जो है लेक्चर्स करते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है, करेंगे कॉम्प्रीहेंसिवली सारे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स को अगर आप लोगों को फ्रीली अवेलेबल करना है तो मेरे यूट्यूब सेक्शन में जाकर, ठीक है, यूट्यूब सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट सेक्शन, ठीक है, एजुकेशन हेल्प्स यू यूट्यूब है, एजुकेशन हेल्प्स के यूट्यूब पे जाकर, ठीक है, तो यूट्यूब में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ मॉडर्न हिस्ट्री की, एनसीईआरटीज़, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, सब के जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। इंडिविजुअली प्लेलिस्ट को सेव कर लो, रेगुलरली जो है तैयारी करो और अपने ड्रीम को पूरा करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आज के लिए मॉडर्न हिस्ट्री में इतने ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।